बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का सेकंड एनुअल का जो पेपर आया है। ठीक है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे, बहुत आसान थे, मुश्किल थे। ठीक है, उसका एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे इसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 9th केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, तो इसमें हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट एडेड HCl टू सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बबल्स वर ऑब्जर्व। तो यानी इसमें कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? ऑब्वियसली बात है कार्बोनेट्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है। और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मींस के यानी गैस को आइडेंटिफाई करें, फिर इक्वेशन लिखें। इक्वेशन अगर सिंपल कोई स्टूडेंट लिख लेता है और बैलेंस नहीं करता तो 1 नंबर उसका कट जाएगा। फिर आप देख लें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ, ये ब्यूटेन है। ठीक है, इज़ इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड? तो मतलब कितना इजी से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं पूछे हुए। एंड राइट रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देख लें। ये मतलब मैं आपको मेरी पिछली वीडियोज़ में आप जाके देख लें कि आपको मैं हमेशा ये कहती रही हूँ, सेकेंड एनुअल का अगर आप इम्प्रूवमेंट का, अक्सर बच्चे होते हैं ना, मतलब लाइक होते हैं, उनके अगर 100 में से 70% आए हुए हैं या 75%, तो वो कहते हैं हमने 100%, 90% प्लस लेने हैं तक। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मैं उनसे कहती हूँ कि देखें, सेकंड एनुअल एक ऐसा पेपर होता है, उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो बिल्कुल पेपर में देने के लायक नहीं होता। ठीक है, मतलब हम कहेंगे इतना आसान ये कब आएगा, ये तो बड़ा अनइम्पॉर्टेंट है। अब ये वाला जो इन्होंने पेपर दिया ना, क्वेश्चन दिया ना, ये बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। यानी है नॉलेज बेस्ड, इन्होंने रखा हुआ है, नॉलेज बेस्ड है ये। ठीक है, लेकिन बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट। यानी इसको ये कैसे मतलब इन्होंने दे दिया कि बच्चों ने पूरा रट्टा लगाया होगा, चार्ज, मास एंड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो जो एक टेबल आपका बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा का पूरा उठा के दे दिया। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ साबित हो गई है कि सेकंड एनुअल में अगर आप जा रहे हैं, चाहे आप 9th क्लास के हैं बच्चे, 10th के हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के हैं, तो आपने जो बुक में बिल्कुल यूजेस या कुछ भी अजीब सा सिंपल सा क्वेश्चन होगा तो वो भी आपने याद करना होगा। गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलें, ठीक है, ये व्हाट इज़ मेंट बाय बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड ये है तो सिंपल सा, क्योंकि जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर करते हैं तो उसमें आप ये एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर तो ज़रूरी करते हैं, तो उसमें मतलब ये अच्छा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हाउ द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स इज़ गिवन, numbers in given polyatomic ions is equal to the charge on the ion, calculate। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास सम ऑफ द ऑक्सीडेशन, मतलब पूरा का पूरा, यानी नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है और हाइड्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, और उनको जब हम ऐड करें तो क्या वो +1 के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो आप जब ये चैप्टर करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, तो आप इसमें ये मस्ट आपको मतलब आ रहा होता है ना, ये तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, फिर आप आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड लिस्ट 2 ग्रीन हाउस गैसेज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ड्रॉ एंड लेबल द रिएक्शन पाथवे डायग्राम ऑफ एन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन शोइंग द एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब ये वाली ये वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, यानी एनर्जेटिक्स का, तो उसमें उसकी एक्सरसाइज में आप कह लें सबसे अनइम्पॉर्टेंट सवाल ये वाला है, मतलब लाइक सबसे अनइम्पॉर्टेंट सवाल ये रिएक्शन पाथवेज को आप करें। ठीक है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, या आपके पास एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, या वट एवर, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे अनइम्पॉर्टेंट ये ड्रॉ करने वाला है ना, ये इन्होंने दे दिया। ठीक है, अच्छा चलें अब आगे आ जाएँ। लेकिन आपको इस तरीके से ये बड़ी चॉइस होती है
कि आप ये क्वेश्चन करें या दूसरा करें। तो अगर एक बहुत मतलब लो लेवल का क्वेश्चन आ गया, अनइम्पॉर्टेंट, आपने नहीं पढ़ा, तो आप दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है। अच्छा, जैसे कि अब हम ऊपर भी देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा था कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह बताएं, ये वो, तो मतलब ये अजीब सा क्वेश्चन आ गया। तो यानी पूरा अगर किसी ने उसके मैसेज को जो है वो याद किया हुआ पावर्स के साथ तो ठीक है, वरना तो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल का डिफरेंस जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स फाउंड इन द वाटर एंड व्हाई आर दे कंसिडर्ड हार्मफुल। तो ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन है जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से लिया गया है। व्हाट इज मेंट बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शंस करवाए हुए हैं। ठीक है, व्हाट आर हैलोजेंस। अब आपने ये जो चैप्टर मेरे ख्याल में 4 है आपके पास, जिसमें आप 3rd या 4th है, जिसमें आप हैलोजेंस, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, अल्कली एंड अल्काइन अर्थ मेटल्स के बारे में सारा का सारा कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसमें ये सारा का आपके पास है। हैलोजेंस क्या होते हैं एंड स्टेट द जनरल ट्रेंड्स ऑब्जर्व डाउन इन द ग्रुप इन डेंसिटी एंड रिएक्टिविटी। तो देखें ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द गिवन टेबल। अब ये आपके पास इसके कॉज एंड सिम्टम्स, ये डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्रिपेयर करवाई जाती हैं। ठीक है, कंपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, यानी इसके आपने लाइक फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह बताने हैं। ठीक है, और एक एक एग्जांपल बतानी है। नेक्स्ट आपके पास आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन वैलेंस शेल ऑफ द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 एलिमेंट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ आइंस दे डू फॉर्म। तो ये जो आइंस फॉर्मेशन होती है ना, ठीक है, उसमें आप वो वाला ये टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि देखें जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में जितने भी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आप बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये गेन करेगा, ये शेयर करेगा। ठीक है, तो ये उसमें से एक क्वेश्चन आ गया है। एंड स्टेट द फिजिकल चेंज ऑब्जर्व्ड बाय एडिंग वाटर बाय टू कॉपर सल्फेट। और ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। देन है हमारे पास क्वेश्चन राइट एट लीस्ट वन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के। देखें इनके सोर्सेज, आगे यूजेस वगैरह, ये सारा कुछ आपको टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है बुक में। ठीक है, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट द कंडीशंस फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन अच्छा, ये थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की डिसोसिएशन के अकॉर्डिंगली बताएं कि कौन स्ट्रॉन्ग है या कौन वीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस जो है वो उनकी डेफिनेशंस वगैरह और ये सब मतलब बहुत ही मतलब ये इजी सा और वो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये इसको अक्सर स्टूडेंट्स जो है इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन देखें 3 नंबर का पेपर में आ गया ये। व्हाट इज़ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं कि एक जो न्यूमेरिकल आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पेपर दिया उनको ये वाले न्यूमेरिकल का जो ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है उसका उनको ग्रेस मार्क मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जो उस ऑब्जेक्टिव के जो ऑप्शन थे वो सारे के सारे रॉन्ग थे। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन द रिस्पायरेशन, गिव इट्स रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या है, रिएक्शंस जो रिस्पायरेशन में हो रहे होते हैं, तो बेसिकली आपने इसमें दोनों एक्सप्लेन करने हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों एक्सप्लेन करने हैं। और एरोबिक में बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है और एनारोबिक में लैक्टिक एसिड बनता है, साथ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये पूरा बताएंगे तो ही आपने आपके मार्क्स होंगे। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 3 आइसोटोप्स। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ ईच तो आर गिवन, कैलकुलेट द रिलेटिव। अच्छा, सिंपल रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, इजी है, मतलब फार्मूला दिया हुआ है तो मतलब बहुत आसान है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप यकीन करें और इतनी ज़्यादा केमिस्ट्रियाँ हैं, मतलब लाइक आप कह लें फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या जो भी, मतलब वो थोड़ी सी मतलब होता है कि थोड़ी उसकी डेफिनेशन वगैरह या उसकी डिफ़ाइन वगैरह। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिफरेंशिएट करने के लिए दे दिया है, मतलब बहुत आसान, बहुत मतलब ये वो वाला सवाल है जो सेकंड एनुअल के लिए इन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये आपको समझ आ गया। फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ इसका, तो ये थोड़ी सी ब्लर है पिक्चर, लेकिन चले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ गिवन, आइडेंटिफाई द पॉसिबल ग्रुप नंबर, यानी ग्रुप नंबर यानी आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर
एंड लाइकली द नेम ऑफ द एलिमेंट भी बताएं, ठीक है। जब ग्रुप नंबर और वो सारा पता लग गया तो फिर उसके बाद कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट बिलो इन द सेम ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3s1 है ना, ये सोडियम बनता है, सोडियम आएगा, तो सोडियम से डाउन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, फिर हमारे पास सोडियम से नीचे पोटेशियम प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने कंपेयर करनी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपके पास देखें जैसे होता है ना कि मतलब आपको पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर वगैरह ये फाइंड आउट करना बताया जाता है, तो ये ऐसी चीज़ें मस्ट आती हैं पेपर, जैसे मोल वाले क्वेश्चन मस्ट आ गए, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर वाले ये डायग्राम्स मस्ट आ गई हैं, ठीक है। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग सोडियम फ्लोराइड एंड वाटर, ठीक हो गया। देन आपके पास आ जाता है next, compare the Arrhenius concept of Lewis basis and Bronsted-Lowry concept, given example each। मतलब easy सा है, बहुत ही easy सा है। और आपके पास what are alkanes and why are they generally unreactive, write any 2 methods of preparation of alkanes along with chemical reactions। मतलब बहुत important question दिया हुआ है ये, ठीक हो गया। then आपके पास आ जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये भी वही बात है कि एक्सपेक्टेड था ये क्वेश्चन के मोल्स के बगैर तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, और ये मतलब मुफ्त के नंबर हैं, आप समझ लें। और आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय शोइंग द चेंजेस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपको दिए हुए ये क्वेश्चंस 2 दी हुई हैं, ठीक है। और इसमें आपने ये पूरा का पूरा ऐसे था क्वेश्चन ना, ठीक है, ऐसे। तो ये भी बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं तो उसमें पहले ही आपको यही सिखाया जाता है, जैसे कि स्टोकियोमेट्री में मोल्स वगैरह सिखाए जाते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स ही बताया जाता है, ठीक है। तो ये भी इजी था, बहुत इजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। व्हाट इज़ मेंट बाय बायोमोलिक्यूल्स एंड नेम एनी 3 मेजर टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड फॉर ईच टाइप ऑफ द बायोमोलिक्यूल राइट इट्स 1 मेजर फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये अब वही बात है ना, सेकंड एनुअल के लिहाज से बहुत ईजीएस्ट कर दिया कि मतलब बच्चों से हमने पूछा नहीं है, वो खुद जो है वो चूज़ करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, जो भी उन्होंने चूज़ करना है उसका सोर्स भी लिखेंगे, ठीक है, 1 मेजर फंक्शन भी लिखेंगे, और इस तरीके से मतलब ये ईजीएस्ट कर दिया है। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कंपेयर सोल्यूशंस एंड कोलाइड्स एनी 3 पॉइंट्स। तो मतलब सोल्यूशंस वाले में आप देख लेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और इस तरीके से आपके पास आ जाता है यानी डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं। और लास्ट में आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सोल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, तो उसमें आपके पास इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन आ गया था, और मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सोल्यूशंस चैप्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं दिए हुए, कुछ पेट क्वेश्चंस हैं जो मस्ट मतलब पेपर में आते हैं वही आए हैं, मतलब उनके बगैर पेपर नहीं बन सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ऑब्जेक्टिव जो है वो इंतहाई आसान था, कि उसमें कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि जिस पे सोचना पड़े या कुछ भी। लाइक अगर आपको प्रीवियस कोई नॉलेज था तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूरे नंबर होंगे। देन आपके पास आ जाता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन दिए गए बहुत ही ईजी, और कोई जो चैप्टर है सामने चैप्टर खोलें, जो सामने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है बस वही चैप्टर वही दे दिया गया, ठीक है। मतलब कोई भी घुमा फिरा के मुश्किल करके नहीं दिया गया कि इस सेकेंड एनुअल में आपको पता है कि वो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं जो कि फेल होते हैं केमिस्ट्री में, या फिर उनके मार्क्स इतने कम होते हैं और वो इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनका रिजल्ट ख़राब हो रहा होता है। तो इस वजह से इसमें इंतहाई इजी वाले जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, और अक्सर इसी तरह से ही पेपर बनता है, ठीक है। और अगर आप 9th केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और आपको कंप्लीट जो है अपनी बुक के लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, तो आप इजी कैम्प फॉर यू के प्लेटफॉर्म पे आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं, आपको तमाम लेक्चर्स जो है वो एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट से ढूंढने में मुश्किल होती है तो आप easycampforyou.com वेबसाइट पे चले जाएं, तो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको ऑब्जेक्टिव के क्विजेस भी मिल जाएंगे, और आपको एक्सरसाइज के सोल्यूशंस और पूरी डिटेल जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9th केमिस्ट्री के बहुत ही इजी नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अगर किसी स्टूडेंट्स को चाहिए, क्योंकि बस आपको ये होता है कि आप एक दफ़ा पढ़ें और आपको नोट्स में से याद हो जाए, आपको पैटर्न पता चल जाए कि किस तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना है, तो आप जो है वो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं और जो है वो अपने केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू।